कुछ दिन तुम्हारे घर बकरे क्या बांध दिए। तुम लोगों को तो मौका मिल गया हमारे घर में घुसने का। तुम गरीब लोग होते ही ऐसे बहाने ढूंढते हो, कभी किसी के घर आने के, कभी पैसे मांग। छोटी भाभी अपने ही जेठ को नफरत और तिरस्कार की नजर से देख रही थी। आखिर ऐसा क्यों था? देखिए ये दिलखराश कहानी। ये कहानी है असलम की, जिसने अपने बाप के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। खेतों में दिन रात मेहनत करके उसने बस एक ही सपना देखा था कि उसके भाई बहन पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। वक्त बीता, सपने पूरे भी हुए। बहन अपने घर की हो गई और भाई पढ़ लिख कर अफसर बन गया। सपने पूरे होने के बाद असलम अकेला रह गया। आज वही असलम कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। बकरा ईद आने वाली थी, हर तरफ खुशियां थीं। जैसे ही असलम खेतों से थका हारा घर वापस आया, उसका बेटा अली उसे देखते ही बोल पड़ा, सबके घर बकरे आ रहे हैं, हमारे घर कब आएगा? असलम के पास कोई जवाब नहीं था। माँ पास बैठी सब समझ रही है। असलम, परेशान न हो बेटा, बच्चे तो ऐसे ही सवाल करते हैं। हाँ जी, अली तो रोज नया सवाल ले आता है। असलम की माँ और बीवी उसका दिल हल्का करने के लिए ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन असलम के चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। फैसल अब गांव में ही अपने अलग घर में रहता था। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी बीवी शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। शायद पैसे और नई जिंदगी की इन्हीं खुशियों में वो अपनी माँ की ममता और अपने बड़े भाई की कुर्बानियां भूल चुका था। फैसल अपनी बेटी के साथ बैठा खेल रहा था। बाबा, हमें भी बकरा लेना है। अच्छा, मेरी बेटी को कितने बकरे चाहिए? 1 या 2? बेटी थोड़ा सोचती है, फिर खुशी से बोलती है, मुझे 2 बकरे चाहिए। फैसल मुस्कुरा देता है। आज ही हम जाकर 2 बकरे ले आएंगे। अगले दिन फैसल अपनी बेटी के साथ मंडी से 2 बकरे खरीद लाया। उसकी बेटी बहुत खुश थी, बार बार बकरों के पास जा रही थी। बकरे लॉन में फूल खा रहे होते हैं। फैसल की पत्नी बाहर आकर यह दृश्य देखती है और चिंता में फैसल से कहती है, फैसल, ये तो सारा लॉन खराब कर देंगे और स्मेल भी बहुत आ रही है। ऐसा करो, अपने बड़े भाई से बात कर लो, वो लोग वैसे भी इन चीज़ों के आदी हैं, अच्छे से संभाल भी लेंगे और चारे पानी की टेंशन भी नहीं रहेगी। हिंदी, ठीक है, जैसे तुम कह रही हो मैं वैसे ही कर देता हूँ। आज मैं बकरे ले जाकर बड़े भाई के पास बांध देता हूँ। रात का समय था। अचानक असलम के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अली फौरन उठकर दरवाजा खोलता है। अब्बा, बाहर आइए, देखिए चाचा आए हैं। हाँ फैसल, आ जाओ, इतनी रात को कैसे आना हुआ? भाई, बकरे मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पर ले तो आया हूँ, लेकिन इनको संभालने का बहुत मसला हो रहा है। मैं तो ऑफिस में होता हूँ और मेरी बीवी जो है वो शहर की पढ़ी लिखी है। उसे बकरों से बहुत बदबू आती है, तो मेरे दिमाग में फौरन आपका ही ख्याल आया। आप तो वैसे भी आदत वाले हो, इसीलिए मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। आप और भाभी मिलकर अच्छे से संभाल लोगे इन्हें। कोई बात नहीं फैसल, तुमने अच्छा किया। अच्छा फैसल, अंदर आ जाओ, अम्मी से भी मिल लो। नहीं भाईजान, थोड़ी जल्दी है, फिर कभी आराम से आऊंगा। ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल। असलम की बेबी अंदर खड़ी सब बातें सुन रही होती है, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। असलम को देखकर वो आहिस्ता से बोलती है, असलम, तुम्हारे भाई हमें हमारी गरीबी का एहसास दिलाने से क्यों बाज नहीं आते? उन्हें यह नहीं पता कि तुमने उनके लिए क्या कुछ किया है। अगर तुम भी उसको अपने साथ खेतों में लगा लेते तो आज उसकी भी हालत तुम्हारी जैसी होती। वह पढ़ लिख न पाता। उन्हें तुम्हारी कुर्बानियों की जरा भी कदर नहीं है। आयशा, रो मत, मेरे भाई का मतलब ऐसा नहीं था। वो दिल का बुरा नहीं है, बस कभी कभी बात करने का अंदाज सख्त हो जाता है। अली बड़ों की सारी बातों और टेंशन से बेपरवाह होकर सिर्फ इस बात पर खुश था कि उनके घर बकरे आ गए हैं। ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी होते हैं।
अली बकरों के साथ खेलते हुए अपनी सारी परेशानियां भूल चुका था। असलम अपनी माँ के पास बैठता है और देखता है कि माँ को तेज बुखार है। वह तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई लिखकर चला जाता है। असलम पर्ची हाथ में लिए परेशान खड़ा होता है। आयशा, क्या घर में कुछ पैसे हैं? आपने जो राशन के लिए पैसे दिए थे बस वही बचे हैं। इसके अलावा कोई पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, अम्मा की दवाई जरूरी है, राशन बाद में भी आ जाएगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वैसे भी ईद आने वाली है, किसी न किसी घर से थोड़ा गोश्त आ ही जाएगा। 2 दिन निकल जाएंगे। किसी और के घर से क्यों आएगा? क्या आपके भाई को याद भी है कि हम भी उसके अपने हैं? इतने दिनों से हम उनके बकरे संभाल रहे हैं। क्या ईद पर तुम्हारा भाई हमारे घर थोड़ा सा गोश्त भी नहीं भेजेगा? क्यों नहीं भेजेगा? मेरा भाई जरूर भेजेगा। उसे पता है कि इस बार उसके बड़े भाई ने कुर्बानी नहीं दी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसके बाद असलम बाहर जाने लगता है तो उसकी माँ कमजोर आवाज में उसे अपने पास बुलाती है। असलम, फैसल से कहना मुझे उससे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं उसका चेहरा देखे हुए। इस्लाम माँ को तसल्ली देते हुए कहता है, अच्छा अम्मा, मैं उससे कह दूंगा। नहीं बेटा, उसे अभी बुलाकर लाओ। मेरा दिल उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। ठीक है माँ, मैं जाते हुए रास्ते में फैसल को कहता हुआ जाऊंगा। जब असलम अपने छोटे भाई फैसल के घर पहुंचता है तो नौकरानी उसे ड्राइंग रूम में बैठाकर अंदर चली जाती है। असलम इधर उधर देखते हुए मन ही मन खुश हो रहा होता है। माशाल्लाह, मेरे भाई ने तो बहुत प्यारा घर बना लिया है। मेरा भाई सच में बहुत लायक है। इतने में अचानक अंदर से ऊंची आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फैसल की पत्नी गुस्से में नौकरानी पर चिल्ला रही होती है। जेठ जी आई हैं तो क्या हुआ? कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा तो तुम उसे ड्राइंग रूम में बैठा दोगी? गरीब लोगों को ना बैठने की तमीज होती है, न चीजों की कदर। पूरा ड्राइंग रूम गंदा कर दिया होगा। हाँ जी, बताइए कैसे आना हुआ? बेटा, मेरी माँ बीमार है और वो फैसल को बहुत याद कर रही है। फैसल की बीवी फौरन तंज के साथ बात काट देती है। अच्छा, कुछ दिन तुम्हारे घर बकरे क्या बांध दिए? तुम लोगों को तो मौका मिल गया हमारे घर में घुसने का। तुम गरीब लोग होते ही ऐसे बहाने ढूंढते हो, कभी किसी के घर आने के, कभी पैसे मांगने के। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी। लेकिन फैसल की बीवी मजीद सख्त और तंजिया लहजे में बोलती है। मुझे सब समझ आता है। तुम गरीब लोगों के ये ड्रामे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। असलम शर्म और टूटे हुए दिल के साथ धीरे से पीछे हटता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जैसे ही असलम घर में दाखिल होता है, उसकी माँ बेचैनी से तुरंत पूछती है, असलम, फैसल तुम्हारे साथ नहीं आया? यह सुनते ही असलम चुप हो जाता है। वैसे ही उसका दिल फैसल की पत्नी की बातों से पहले ही टूटा हुआ था। उसकी बातें अब भी उसके जहन में गूंज रही थीं, मगर वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। अम्मा, फैसल शहर से बाहर गया हुआ है। उसकी पत्नी कह रही थी कि वो ईद वाले दिन जरूर चक्कर लगाएगा। ये सुनकर माँ तसल्ली कर लेती है। ईद का दिन था। हर घर में कुर्बानी हो रही थी। खाने की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे खुश थे, मगर असलम के घर में अब भी गोश्त का इंतजार था। अली दरवाजे पर बैठा हर आने जाने वाले को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा होता है। गली में लोग गोश्त बांट रहे होते हैं, मगर जैसे सब लोग उसके घर का रास्ता भूल गए हों। असलम की माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए खुशी से कहती, ही आज मेरा फैसल जरूर आएगा। देख लेना, अपने बड़े भाई के लिए सबसे अच्छा गोश्त लेकर आएगा। शाम होने लगती है। आयशा ने प्याज, लहसुन और मसाले सब तैयार करके रखे होते हैं, मगर घर में गोश्त नहीं आता। अली मासूमियत से अपने अब्बा से पूछता है, अब्बा, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं ना? एक अपना, एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों का। कहीं लोग गरीबों का हिस्सा डालना भूल तो नहीं गए?
यह सुनकर असलम का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो आसमान की तरफ देखकर बेबसी से कहता है, या अल्लाह, ईद का दिन है और मैं कितना बेबस हूं। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि अपने घर में कुर्बानी कर सकूं, लेकिन मैं अपनी मां, बीवी और बच्चे को यूं गोश्त के इंतजार में तड़पता हुआ भी नहीं देख सकता। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। तो असलम मजबूर होकर अपनी बीवी से कहता है, आयशा, वो अब्बू की घड़ी मुझे दे दो। आयशा चुपचाप उसकी तरफ देखती रह जाती है। ईद का दिन होने की वजह से सारी दुकानें बंद होती हैं, इसलिए वह सीधे कसाई के घर पहुंच जाता है। कसाब दरवाजा खोलता है और असलम को देखकर अफसोस से कहता है, अरे असलम भाई, मुझे आपके घर गोश्त भेजना याद ही नहीं रहा। असलम फौरन नजरें झुकाकर बोलता है, कोई बात नहीं भाई, असल में मैं गोश्त खरीदने आया था। कसाब हैरानी से कहता है, अरे भाई, ईद वाले दिन भला कोई गोश्त बेचता है? तुम ऐसा करो, ये गोश्त ऐसे ही ले जाओ। कसाई बार बार मना करता है, मगर असलम जबरदस्ती घड़ी उसके हाथ में पकड़ा देता है, गोश्त उठाता है और वहां से चला जाता है। कसाब अभी दरवाजे पर खड़ा हाथ में घड़ी देख ही रहा होता है कि इतने में फैसल वहां से गुजरता है। इसकी नजर अचानक घड़ी पर पड़ती है और वो रख जाता है। ये तो मेरे अब्बू की घड़ी है, आपके पास कैसे आई? कसाब गौर से उसे देखता है, फिर पूछता है, तुम फैसल हो ना, असलम के छोटे भाई? जी, मैं ही फैसल हूं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, खुद तकलीफें सहता रहा, जमीन जायदाद तक गिरवी रखवा दी, कर्ज में डूब गया, मगर कभी तुम्हें एहसास तक नहीं होने दिया। अगर बड़े भाई ऐसे ही टूटते रहे ना, तो रिश्तों में कुर्बानी और मोहब्बत दोनों खत्म हो जाएंगी। कसाई की बातें सुनते हुए फैसल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शर्मिंदगी से उसके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस भाई को वो हमेशा मजबूत समझता रहा, वो अंदर से कितनी मुश्किलों और तकलीफों में जिंदगी गुजार रहा था। वो सारा दिन लोगों में कुर्बानी का गोश्त बांटता रहा, मगर उसे ये खबर तक ना थी कि उसका अपना भाई, उसकी माँ और उसके भतीजे सारा दिन गोश्त के इंतजार में बैठे रहे। ये सोचकर फैसल के कदम दुख, शर्मिंदगी और पछतावे से बोझिल हो गए थे। आयशा सालन बना रही होती है और अली खुशी से बैठा होता है कि आखिरकार उनके घर गोश्त आ गया है, मगर असलम के चेहरे पर अब भी हल्की सी उदासी होती है। इतने में फैसल अंदर आता है। अब्बा, देखिए चाचा आ गए। फैसल सीधे असलम के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाता है। भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कुर्बानी समझ ही ना सका। असलम उसे उठाते हुए कहता है, पागल हो गए हो फैसल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। फैसल रोते हुए कहता है, भाई, आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप अपने नए घर चलें। असलम नरमी से जवाब देता है, मैं यहीं ठीक हूँ, शायद तुम्हारी बीवी को अच्छा ना लगे। फैसल फौरन बात काट देता है। जब मैंने घर लिया था तो उसे हम दोनों भाइयों के नाम करवाया था। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारा है। तो मैंने कभी भी आपको खुद से अलग नहीं समझा। कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होती, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने रिश्तों के लिए कुर्बान कर देते हैं, और असली ईद वही होती है जब दिलों के फासले खत्म हो जाएं।